शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वे बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकारों में से एक हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तात्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। शरत चंद्र भारत के सार्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सर्वाधिक अनुदित लेखक हैं। शरत चंद्र द्वारा रचित चरित्रहीन उपन्यास मनोवैज्ञानिक रूप से स्त्री मन की कार्यप्रणाली और मानव व्यवहार की पेचीदगियों का विश्लेषण करता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका भाग 1। पछां के एक बड़े शहर में अब जाड़ा जोर पकड़ रहा था। परमहंस रामकृष्ण देव के एक शिष्य किसी सत्कार्य की सहायता के लिए भिक्षा मांगने को इस शहर में आ पहुंचे थे। उन्होंने व्याख्यान के लिए जो सभा होने वाली है उसका सभापति उपेंद्र बाबू को बनना होगा और उस पद की मर्यादा के अनुसार जो कुछ करना चाहिए वह भी करना होगा। इस प्रस्ताव को लेकर एक दिन सवेरे कॉलेज के कुछ छात्रों ने उपेंद्र बाबू को आ घेरा। उपेंद्र बाबू ने पूछा, वह सत्कर्म क्या है यह तो बताओ। लड़कों ने कहा, सो तो अभी ठीक ठीक हम जानते नहीं। स्वामी जी ने कहा है कि इस सभा में यही वह विस्तार के साथ अच्छी तरह समझावेंगे। इस सभा का आयोजन और प्रयोजन बहुत कुछ इसीलिए है। उपेंद्र बाबू ने और कोई प्रश्न नहीं किया। सभापति बनने के लिए राजी हो गए। यही उनकी आदत अथवा अभ्यास है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उन्होंने इतने अच्छे नंबरों से पास की थी कि उनके प्रति छात्र मंडली की श्रद्धा और सम्मान की कोई हद नहीं थी। इस बात को वह जानते थे। इसी से किसी काम के लिए या आपत्ति विपत्ति पड़ने पर जब वे लोग आ जाते थे तो उन पर असीम ममता के कारण उनके आवेदन और अनुरोध उपरोध को न मानना उनके लिए असंभव हो जाता था। विश्वविद्यालय की सरस्वती को लांघ कर अदालत की लक्ष्मी की सेवा में नियुक्त होने के बाद भी लड़कों के जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल, क्रिकेट और डिबेटिंग क्लब तक के उस ऊंचे स्थान यानी सभापति की कुर्सी पर जाकर पहले की तरह उन्हीं को बैठना पड़ता था। किंतु इस समय बात यह हो रही थी कि उस जगह पर जाकर चुपचाप बैठे रहने से तो काम नहीं चल सकता, कुछ बोलना भी आवश्यक है। एक लड़के की ओर देखकर उपेंद्र ने कहा, कुछ कहना भी तो चाहिए। वहां सभापति बनकर सभा के उद्देश्य के संबंध में एकदम अंधा बने रहना तो मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। क्यों, है ना यह बात? यह तो ठीक है, लेकिन उन लड़कों में से किसी को कुछ मालूम न था। जिस समय बाहर के आंगन में एक किनारे एक पुराने फूले हुए गुड़हल के पेड़ के नीचे यह लड़कों की मंडली उपेंद्र बाबू को बीच में बिठाए दुनिया भर के संभव असंभव सत्कार्यों की सूची सोचने में लगी हुई थी, उसी समय दिवाकर की कोठरी से एक आदमी चुपचाप सबकी नजर बचाकर बाहर निकला। दिवाकर उपेंद्र बाबू का ममेरा भाई है। बचपन में ही उसके माता मर गए थे और वह मामा के घर में ही पल रहा था। बाहर की एक छोटी सी कोठरी में दिन को वह लिखता पढ़ता और रात को सोता था। अवस्था लगभग 19 साल की थी। FA पास करके BA में पढ़ता था। चुपके से भाग जाने के लिए उद्यत उस युवक पर जैसे ही उपेंद्र की दृष्टि पड़ी वैसे ही उन्होंने ऊंचे स्वर से उसे पुकारा, सतीश, चुपके से कहाँ भागा जा रहा है, इधर आ। पकड़ लिए जाने से सतीश को आना ही पड़ा। वह कुछ झेंपा सा उपेंद्र के पास आकर खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, इधर बहुत दिनों से तू दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ था? अप्रतिम भाव को दूर करके मुंह पर हंसी लाकर सतीश ने कहा, इतने दिनों में यहाँ नहीं था उपेंद्र दादा, काका के पास इलाहाबाद गया था। बात पूरी होने के पहले ही एक युवक जिसकी दाढ़ी फैशन से कटी थी, सिर पर मांग और आंखों पर चश्मा था, आंख दबाकर और खींच निकालकर कह बैठा, क्या मन के दुख से चले गए थे सतीश? यह खबर सबको मालूम थी कि इस बार भी सतीश को एंट्रेंस की परीक्षा में नहीं भेजा गया था। इसी से यह बात ऐसी बेतुकी और भद्दी सुनाई दी कि जो लोग वहां उपस्थित थे सभी लज्जा से सिर झुकाकर मन ही मन छी छी करने लगे। अवश्य ही उस युवक की दिल्लगी और दांतों की हंसी कहीं आश्रय या प्रश्रय न पाकर उसी समय लय हो गई। किंतु सतीश ने हास्योज्वल प्रसन्न मुख से कहा, भूपति बाबू, मन होता है तभी मन में दुख होता है। पास करने की आशा अथवा इच्छा दोनों को ही मैंने होश संभालने के बाद ही छोड़ दिया था। केवल उन्हें पिताजी नहीं छोड़ सके हैं। इसी से
मन के दुख से अगर किसी को देश छोड़ना चाहिए तो उन्हीं को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वह मजे से अटल बने रहकर अपनी वकालत कर रहे हैं। किंतु चाहे जो कहो उपेंद्र दादा, अब की उनकी भी आंखें खुल गई हैं। सुनकर सभी लोग हंस उठे। इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी, किंतु यह देखकर सब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि भूपति बाबू की यह भद्दी दिल लगी सतीश के हृदय को चोट नहीं पहुंचा सकी। उपेंद्र ने पूछा, तो क्या अब तूने लिखना पढ़ना छोड़ दिया? सतीश ने वैसे ही विनोद के भाव से कहा, मैंने क्या कभी किसी दिन उसे पकड़ा था जो आज छोड़ दूंगा? मैंने कभी नहीं पकड़ा था उपेंद्र दादा। इस लिखने पढ़ने ने ही जबरदस्ती मेरा पीछा पकड़ा था। अब मैं आत्मरक्षा करूंगा, ऐसे देश में जाकर रहूंगा जहां कोई पाठशाला तक ना होगी। उपेंद्र ने कहा, लेकिन कुछ करना तो अवश्य चाहिए। मनुष्य एकदम चुप होकर निष्कर्मा होकर बैठा नहीं रह सकता, और यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना उचित भी नहीं है। सतीश ने कहा, नहीं दादा, चुप होकर नहीं बैठूंगा। इलाहाबाद से अब भी एक नए काम की प्रेरणा ले आया हूँ। एक बार अच्छी तरह चेष्टा करके देखूंगा वह काम कहाँ तक कर सकता हूँ। विस्तृत विवरण सुनने की आशा से सब लोग सतीश के मुंह की ओर ताकने लगे। यह देखकर उसने कुछ लजाते हुए हंसकर कहा, मेरे गांव में जैसे मलेरिया का प्रकोप रहता है, वैसे ही हैजे का भी दौरा हुआ करता है। 5-7 गांवों के बीच कभी कभी समय पर एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं वहीं जाकर होम्योपैथिक चिकित्सा शुरू कर दूंगा। मेरी माता मरने के पहले मुझे कई हजार रुपए दे गई थी। वे रुपए मेरे पास हैं। उन्हीं से मैं अपने गांव में घर की बैठक में एक डिस्पेंसरी खोल दूंगा। तुम हंसो नहीं उपेंद्र दादा, निश्चय ही यह काम मैं करूंगा। पिताजी को भी मैंने राजी कर लिया है। उनसे मैंने कह दिया है कि महीने 1.5 महीने के बाद कलकत्ते जाकर मैं होम्योपैथिक स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा। उपेंद्र ने पूछा, महीने 1.5 महीने के बाद क्यों? सतीश ने कहा, थोड़ा सा काम है। दक्षिण पाड़ा का नवनाट्य समाज टूट जाने से और एक नया दल बन गया है। उस दल के कर्ता धर्ता हमारे विपिन बाबू हैं। उन्होंने ही तार पर तार भेजकर मुझे इलाहाबाद से यहाँ बुलाया है। मैंने उनसे वादा किया है कि उनकी कंसर्न पार्टी ठीक करके तब और काम में हाथ लगाऊंगा। सुनकर सब लोग हो करके हंस उठे। सतीश भी हंसने लगा। कुछ देर में जब वह जोर की हंसी धीमी पड़ी, तब सतीश ने कहा, एक बंसी बजाने वाला नहीं मिल रहा, उसी के लिए दिवाकर के पास आया था। अगर अभिनय की रात को वह यह काम कर दे तो मुझे फिर इसके लिए और अधिक दौड़ धूप न करनी पड़ेगी। उपेंद्र ने पूछा, वह क्या कहता है? सतीश ने कहा, और क्या कहेगा, कहता है परीक्षा सिर पर आ गई है। मगर यह बात किसी तरह मेरी समझ में नहीं आती उपेंद्र दादा कि 2 वर्ष तक मन लगाकर पढ़ने लिखने वाला आदमी केवल एक रात ना पढ़ने से परीक्षा में कैसे फेल हो सकता है। मैं कहता हूँ जो सचमुच एक दिन नागा करने से फेल हो जाते हैं, उनका फेल हो जाना ही उचित है। ऐसे पास करने की मर्यादा जिनकी नजरों में हो, उनकी नजरों में बनी रहे। मेरी नजर में तो नहीं है। तुम नाराज ना हो पाओगे उपेंद्र दादा। मैं तुमको जितना जानता हूँ उसका चौथाई भी ये लोग नहीं जानते। जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल क्रिकेट तक हमेशा तुम्हारी शागिर्दी करके साथ साथ रहकर मैंने अनेक दिन अनेक प्रकार से तुम्हारा समय नष्ट होते देखा है। अनेक परीक्षाएं देते भी तुमको देखा है और उन्हें बाकायदा पास करते हुए भी देखा है, लेकिन तुमको तो कभी इस तरह परीक्षा की दुहाई देते नहीं देखा। उपेंद्र ने बात को दबाने के लिए कहा, लेकिन मैं तो बंसी बजाना जानता ही नहीं सतीश। सतीश ने कहा, मैं अक्सर यही सोचता हूँ। सचमुच यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि संसार में केवल एक यही चीज तुमने क्यों नहीं सीखी। खैर जाने दो। दोपहर की धूप में यह कमेटी काहे की है? जाड़े की धूप पीठ पर पड़ रही थी। लोग सिर से रैपर यानी ऊनी चादर लपेटे थे। बैठक खूब जमा हुई थी। दिन काफी चढ़ आया था, पर उधर किसी का ध्यान नहीं था। सतीश के कहने से समय की ओर देखकर सब चौंक पड़े और एक साथ उठ खड़े हुए। इसी अवसर में भूपति ने पूछा, हाँ उपेंद्र बाबू, आपने क्या निश्चय किया? उपेंद्र ने कहा, मैंने तो कह दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे स्वामी जी का उद्देश्य पहले से कुछ जान पाता तो बहुत सहूलियत होती। बिल्कुल अनजान रहकर कहीं जाना अखरता है, एक तरह की झिझक होती है। भूपति ने कहा, लेकिन वह तो इस बारे में कुछ नहीं बताते, बल्कि उनका कहना तो यह है कि जो बात जटिल और दुर्बोध्य है उसे विशेष रूप से साफ साफ समझकर कहने का समय और सुविधा जब तक ना हो तब तक एकदम ना कहना ही अच्छा। अधकचरी बात कहने से प्रायः सुफल के बदले कुफल ही होता है। चलते चलते बातें हो रही थी। सब लोग बाहर आकर रास्ते के किनारे खड़े हो गए।
सतीश ने जोर देकर पूछा, मामला क्या है उपेंद्र दादा? उपेंद्र के कुछ कहने के पहले ही भूपति ने कहा, सतीश बाबू, आपको भी चंदे के इस रजिस्टर में अपना नाम लिखना होगा। आप अगर पूछे क्यों, तो इस समय हम ठीक तौर से कुछ कह ना सकेंगे। परसों तीसरे पहर कॉलेज के हॉल में स्वामी जी आप ही सब समझाकर कहेंगे। सतीश ने कहा, तब तो मैं समझने का अवसर ना पाऊंगा भूपति बाबू। परसों हम लोगों की रिहर्सल है, वहां मेरे अनुपस्थित रहने से काम नहीं चलेगा। भूपति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, यह आप क्या कहते हैं सतीश बाबू? थिएटर की साधारण क्षति के भय से ऐसे महत्व के काम में आप शामिल ना होंगे? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सतीश ने कहा, लोग तो बिना सुने ही बहुत कुछ कहा करते हैं, इस बात को जाने दीजिए। मैं तो आप लोगों की बात कहता हूँ। कुछ जाने बूझे बिना भी आप लोग इस आयोजन को इतना बड़ा मान बैठे हैं, निसंदेह होकर विश्वास कर बैठे हैं। मैं अगर ऐसा ना कर सकूं तो आप लोग मुझे दोष ना देंगे। जिसे मैं जानता हूँ, जिसके बारे में समझता हूँ कि उसका भला या बुरा कैसे होगा, उसकी उपेक्षा करके, उसकी क्षति करके एक अनिश्चित अज्ञात महत्व के पीछे दौड़ना मुझे तो ठीक नहीं जान पड़ता। वहां उपस्थित छात्र मंडली में अवस्था और अध्ययन की दृष्टि से भूपति ही ज्येष्ठ व श्रेष्ठ था और इसलिए सबका मुख पात्र होकर वही बोल रहा था। सतीश की इस बात पर हंसकर भूपति ने कहा, सतीश बाबू, यह विश्वास करना तो कुछ कठिन नहीं है कि स्वामी जी सरीखे महापुरुष अच्छी बात ही कहेंगे, उनका उद्देश्य अच्छा ही होगा। सतीश ने कहा, यह मैं मानता हूं कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए ऐसा विश्वास कर लेना कठिन है। देखिए ना, एंट्रेंस पास करना तो कुछ कठिन काम नहीं है, लेकिन उसे पास करना तो दूर, 3-4 साल में भी मैं उसके पास तक नहीं फटक सका। अच्छा, इन स्वामी जी महाराज को पहले आपने कभी देखा है या कभी इनके बारे में कुछ सुना है? सबने यह स्वीकार किया कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सतीश ने कहा, यह देखिए, एक गिरवे कपड़ों के सिवा और कोई उनके महत्व का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप लोग उनके पीछे उत्साह से पागल हो उठे हैं और मैं अपने काम की हानि करके उनका व्याख्यान सुनने ना जाऊंगा, यह सुनकर मुझ पर नाराज हो रहे हैं। भूपति ने कहा, हम क्या यूं ही उनके पीछे पागल हो उठे हैं सतीश बाबू? ये गेरुआ धारण करने वाले लोग संसार को बहुत कुछ दे गए हैं, बहुत कुछ लोगों का उपकार कर गए हैं। खैर, वह चाहे जो हो, मुझे क्रोध नहीं, दुख है। संसार की सभी चीजें सफाई और साक्षी का सहारा लेकर हमारे सामने हाजिर नहीं हो सकती, इसलिए उन सबको मिथ्या मानकर अगर हम अस्वीकार करेंगे तो हमें अनेक अच्छी चीजों से वंचित रहना होगा। अच्छा, आप ही बताइए, जब आप संगीत के सा रे गा मा का अभ्यास करते थे, तब आपको संगीत के रस का कितना आनंद मिला था? संगीत के गुण दोष को कितना समझा था? सतीश ने कहा, मैं भी तो ठीक यही बात कहता हूँ। संगीत का एक आदर्श अगर मेरे सामने ना रहता तो मैं इतना कष्ट करके सारे गामा का अभ्यास कभी ना करता। वकालत में अगर आपको इतनी रुपयों की गंध ना मिलती तो एक बार फेल करके बैठे रहते। बार बार इस तरह जान लड़ाकर परिश्रम करके कानून की किताबें ना रटते। शायद उपेंद्र दादा भी एक स्कूल की मास्टरी करके इतने दिन तक संतुष्ट न रहते। उपेंद्र बाबू हंसने लगे, किंतु भूपति का चेहरा तमतमा उठा। उनके आक्षेप को 10 गुना करके सतीश ने लौटा दिया था और इस बात को वहां उपस्थित सभी लोग अच्छी तरह समझ गए थे। क्रोध को दबाकर भूपति ने कहा, आपके साथ बहस करना व्यर्थ है। आप शायद यही नहीं जानते कि किसी चीज को भला या बुरा कितने प्रकार से प्रमाणित किया जा सकता है। बातें करते करते सब लोग धीरे धीरे रास्ते के किनारे आकर उकड़ू बैठ गए थे। सतीश ने उठकर हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए भूपति बाबू, इस कड़ी धूप में 6 तरह के प्रमाणों और 36 प्रकार के प्रत्यक्षों की आलोचना सहन न होगी। उससे तो यह अच्छा होगा कि शाम के बाद पिताजी के बैठक खाने में आइएगा, वहां आधी रात तक बहस की कलाबाजी चल सकेगी। प्रोफेसर नवीन बाबू, सदर आला गोविंद बाबू, इस घर के भट्टाचार्य पंडित तक बहुत रात बीते तक इसी बहस मुबाहसे में मशगूल रहते हैं, जिसमें बस चोटी पकड़ोवल भर की कसर रह जाती है। पास ही की कोठरी में मेरा अड्डा है। यद्यपि बहस के दाव पेच अच्छी तरह अभी तक मैं नहीं सीख पाया, तथापि रंग कुछ कुछ मुझ पर भी चढ़ गया है। असमय में ही पककर पेड़ के नीचे पड़कर मैं कुत्तों और सियारों के पेट में नहीं जाना चाहता। इसी से इस बहस को छोड़कर और कुछ अगर आपको कहना हो तो कहिए, और अगर कुछ कहना ना हो तो आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। हाथ जोड़कर सतीश ने जिस तरह यह कहा, उसे देखकर सब लोग जोर से हंस पड़े। भूपति पहले से ही क्रोधित था। इस हंसी से वह एकदम भभक उठा।
क्रोध हद से गुजर जाने के कारण बहस का सिलसिला टूट गया। आपे से बाहर हो जाने के कारण भूपति के मुंह में जो आया वही वह कह उठा। भूपति ने कहा, तो फिर मैं देखता हूँ आप ईश्वर को भी नहीं मानते। भूपति को स्वयं भी ऐसा जान पड़ा कि उसका यह कथन बिल्कुल ही असंलग्न और बच्चों की सी बात है। सतीश ने भूपति के तमतमाए हुए चेहरे को एक बार तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, फिर उपेंद्र की ओर ताककर वह हंस पड़ा। बोला, ओ उपेंद्र दादा, अब भूपति बाबू ने कोना पकड़ लिया है। मुझ जैसे 10-12 कुत्ते भी अब उनके पास फटक न सकेंगे। फिर भूपति की ओर देखकर कहा, आपने ठीक किया भूपति बाबू, चोर चोर खेल में अगर दौड़ा ना जा सके तो ढैया छू लेना ही अच्छा है। इस आवाज कशी की चोट से भूपति आग हो गया। वह ताव से उठ खड़ा हुआ। उपेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम चुप रहो भूपति, मैं इस आदमी को ठीक किए देता हूँ। क्यों रे सतीश, ढैया छूना, कोना पकड़ना, ये सब कैसी बातें हैं? सचमुच तेरा जैसा संदेह करने का स्वभाव है, उससे यह संदेह होना स्वाभाविक है कि तू ईश्वर तक को नहीं मानता। सतीश ने गहरा विस्मय प्रकट करके कहा, हाय रे भाग्य, मैं ईश्वर को नहीं मानता? 16:15 आने मानता हूँ। थिएटर की रिहर्सल समाप्त करके आधी रात को जब घर लौटता हूँ तब भय के मारे सांस जोर जोर से चलने लगती है और हृदय का रक्त एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है। इसकी तुम भले मानसों को कुछ खबर है? हंसते क्या हो उपेंद्र दादा, भूत प्रेत मानता हूँ और ईश्वर को नहीं मानता। सतीश के कहने का ढंग ऐसा था कि आपे से बाहर हो रहा भूपति तक हंस पड़ा। बोला, सतीश बाबू, भूत से डरना और ईश्वर को मानना, ये दोनों बातें क्या आपकी दृष्टि में एक हैं? सतीश ने कहा, बिल्कुल एक। पास पास रखने से कोई दोनों को अलग अलग पहचान ही नहीं सकता। केवल मैं ही नहीं, आप भी और उपेंद्र दादा भी, और जो लोग शास्त्र लिखते हैं ये भी। दोनों में से किसी को ना माने तो बहुत अच्छी बात है, किंतु एक को मानने पर दूसरे को मानना ही पड़ेगा। माने बिना जान नहीं बचेगी। प्रयोजन आ पड़ने पर आपत्ति विपत्ति में अनेक ओर से अनेक प्रकार से सोचा है। वाग वितंडा भी बहुत सुनी है, लेकिन जो अंधकार था वही अंधकार बना रहा। चाहे छोटा सा एक निराकार ब्रह्म मानो और चाहे हाथ पैर वाले 33 करोड़ देवताओं को स्वीकार करो, कोई कौशल काम ना आवेगा। सब एक ही जंजीर में बंधे हैं। एक तरफ से खींचने से सभी आकर हाजिर हो जाएंगे। स्वर्ग और नरक आएगा, इहलोक और परलोक आएगा, अमर आत्मा आ पड़ेगा। तब कब्रिस्तान के उपदेवता भूत प्रेतों को आने से कैसे रोकोगे? ये सब काली घाट के मंगता कंगलों की तरह आकर चारों ओर से घेर लेंगे। तुम्हारी मजाल क्या है कि एक जने को चुपके से कुछ देकर अपनी जान बचा लो? पल भर में जो जहां है वह वहां से आकर घेर लेगा। यह हो ही नहीं सकता भूपति बाबू कि मैं ईश्वर को मानूं और भूत प्रेत को ना डरूं। सतीश ने जिस तरह जिस मुद्रा से अपने वक्तव्य का उपसंहार किया, उससे सब लोग जोर से हंस पड़े। अपेक्षाकृत कम अवस्था के 2 बालकों की जोर की हंसी से रविवार की वह अलस दोपहरी चंचल मुखरित हो उठी। उपेंद्र की स्त्री सुरबाला का भेजा हुआ जो नौकर कुछ दूर पर खड़ा हुआ अब तक बुदबुदाकर अपना रोष प्रकट कर रहा था, वह तक मुंह फेर कर मुस्काने लगा। किसी को होश न हुआ कि दोपहर बहुत पहले बीत गई है। घर के भीतर भूखी प्यासी नौकरानियां आंगन में जमा होकर बकझक कर रही हैं और रसोई घर में महाराज के नौकरी छोड़ देने के दृढ़ संकल्प की बार बार घोषणा कर रही हैं।